हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9 का नाम है सुमन एक उपवन के। सुमन सुमन का पर्यायवाची शब्द है फूल। फूल को कहते हैं सुमन, पुष्प, कुसुम। तो बगीचे में आप बहुत बार गए होंगे और बगीचे में जाकर आपके मन को इतनी शांति मिलती है, मन को इतना अच्छा लगता है। रंग बिरंगे फूल देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, वहाँ पे तितलियाँ मंडराती हुई देखते हैं हम लोग। तो वहाँ जाकर आपको कितनी खुशी मिलती है। तो कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है और फूलों के माध्यम से हम अनेकता में एकता की भावना जगा सकते हैं। देश मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाना और समानता को बढ़ावा देना इस कविता का उद्देश्य है। तो एकता, देश प्रेम और प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते हुए फूलों की रक्षा हम कैसे करेंगे, ये हमें बताया गया है इस कविता के माध्यम से। तो जिस प्रकार प्रकृति विभिन्न फूलों फलों में भेद नहीं करती, उसी तरह इस भूमि में जन्मे प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इस कविता में सुमन के माध्यम से एकता की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सुमन यानी पुष्प अलग अलग रंग रूप के होते हैं, उनकी क्यारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सब से मिलकर ही जो बगीचा रहता है, उद्यान रहता है, वो सुंदर होता है। एक ही सूरज की किरणें सब पुष्पों को खिलाती हैं तथा एक समान ही सबको धूप मिलती है। तो उसी तरह मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी रंग रूप के हों, उन सब से मिलकर ही इस भारत भूमि की शोभा है। चाहे वे देश के किसी भी राज्य में रहते हों, लेकिन उनकी जन्मभूमि एक ही है, इसलिए सब में परस्पर गहरा रिश्ता है। तो कविता हम शुरू करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। कि हम सब एक ही बगीचे के पुष्प हैं तथा हमारी धरती भी एक ही है, जिसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। मिली एक ही धूप हमें है, सिंचे गए एक जल से हम। कि एक समान धूप हमें मिलती है और एक समान पानी हमें सिंचता है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन की, तथा एक ही हवा हमारा पलना झुलाती है। हम सब सुमन एक उपवन की, हम सब एक ही बगीचे के पुष्प हैं। आगे है, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। कि एक ही सूरज की किरणें हमें विकसित करती हैं, खिलाती हैं। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। कि तथा एक ही चंद्रमा समान रूप से शीतलता प्रदान करता है। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। कि भंवरों के मीठे स्वर भी हम सबको समान रूप में सुनने को मिलते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, कि हम सब एक ही बगीचे के पुष्प हैं। आगे है, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, किंतु हमारा माली एक है और हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन की, हम एक ही बगीचे के पुष्प हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। कि कांटों जैसी मुसीबतों में भी हमने हंस हंस कर जीना सीखा है। एक सूत्र में बंधकर यानी एकता के सूत्र में बंधकर हम सबके प्रिय हो जाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन की। कि हम सुमन सबको एक समान खुशबू देते हैं। हम धनी निर्धन सबको सजाते हैं, धनी यानी पैसे वाले और निर्धन यानी गरीब। तो हम सब
एक ही उपवन के फूल हैं, यानी भारत माँ की संतान है। तो जिस प्रकार फूल एक साथ मिलकर अलग अलग रंगों के होते हुए भी एक साथ मुस्कुराते हैं, एक साथ खिलते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस भारत में हम एक ही संतान के रूप में पैदा हुए हैं। तो हमें भी हमेशा फूलों के जैसे हंसना चाहिए, फूलों के जैसे मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो इस कविता के शब्दार्थ हैं सुमन फूल, पले पालन पोषण होना, पलनों यानी झूलों, उर यानी हृदय या दिल, भ्रमरों भंवरों, गुंजन भंवरों की गुनगुन आवाज, शोभा सुंदरता, गगन आकाश, सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट या आभूषण। अभी एक मुहावरा भी आया इस कविता के अंदर, गले का हार बनना यानी बहुत प्यारा होना। श्रुतलेख के लिए शब्द हैं मिट्टी, किरणें, भ्रमर, गुंजन, क्यारी, कांटा, सूत्र, सुगंध, श्रृंगार, निर्धन। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का सबसे पहला प्रश्न है, फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं? तो फूल पवन के पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं। दुख है, फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? तो सूर्य की किरणें फूल के हृदय की कली को खिलाती हैं। ग है, फूलों को कौन नहलाता है? चांद की चांदनी फूलों को नहलाती है। घ है, फूल कैसे होते हैं? फूल लाल, गुलाबी, नीले, पीले, सफेद, बैंगनी आदि कई रंग और रूप के होते हैं। अभी है लिखित के प्रश्न। लिखित का पहला प्रश्न है, हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? तो कवि ने हम सब फूलों के लिए कहा है। यहाँ इसका अर्थ भारत के निवासियों से है। ख है, फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? तो फूलों को खिलने के लिए मिट्टी, हवा, जल और सूर्य की रोशनी चाहिए। ग है, उपवन की शोभा किनसे होती है? उपवन की शोभा फूलों से होती है। घ है, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? तो फूल यह कहना चाह रहे हैं कि हम कठिनाइयों में भी हंसते रहते हैं, हम सभी को बिना किसी भेदभाव के अपनी सुगंध देते हैं तथा सभी को सुंदर बनाते हैं। ड़ है, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखो। तो यह कविता हमें संदेश देती है कि भारत में रहने वाला हर मनुष्य, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या रंग रूप का हो, एक दूसरे से मित्रता के सूत्र में बंधा है। इससे ही भारत भूमि की शोभा है। अगला है, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। तो कवि कहना चाहते हैं कि फूलों के अनेक रंग हैं और अलग अलग अनेक क्यारियां हैं, अर्थात इस भारत भूमि के भिन्न भिन्न प्रदेशों में अनेक धर्म, जाति और रंग रूप के लोग रहते हैं। दूसरा है, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो फूल कांटों के साथ रहते हैं किंतु फिर भी हंस हंस कर जीते हैं और एक धागे में पिरोए जाने पर गले का हार अर्थात शोभा बन जाते हैं। इसी प्रकार मुसीबत सहते हुए हंसकर जीने वाला व्यक्ति सबका प्यारा बन जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 2, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो सूरज एक हमारा जिसकी, किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। अभी है सोच कर लिखो का प्रश्न। प्रकृति यानी फूल, पत्ते, पेड़, चिड़िया हमें क्या क्या सिखाती हैं? तो प्रकृति हमें सहनशील, गतिशील, परोपकारी, प्रगतिशील और सृजनशील होना सिखाती है। फूल कठिनाइयों में भी खुश रहना, पत्ते और पेड़ परोपकार, चिड़िया मीठे बोल बोलना सिखाती हैं। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न खत्म होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द लिखो यानी विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। सुगंध, दुर्गंध, धरती, आकाश, मीठा, खट्टा या कड़वा, धनी, निर्धन, हंसना, रोना, अनेक, एक। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यायवाची शब्द लिखो। तो
तो सुमन, सुमन का कुसुम, पुष्प और प्रसून, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। अगला है पवन, अनिल, वायु, हवा। उर, हृदय, दिल, मन। उपवन, फुलवारी, बगीचा, बगिया। शोभा, सौंदर्य, सुंदरता, छटा। सूत्र, डोर, सूत और धागा। प्रश्न संख्या 3 है वर्ण विच्छेद करो। तो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद हमें इस प्रकार से करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है सुगंध शब्द से बनने वाले शब्द हैं सुगंधमय, सुगंधी, सुगंधित आदि। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द दे रखे हैं, उनसे हमें शब्द परिवार बनाना है। जैसे मीठा, मिठास, मिठाई, मीठापन। धनी, धनिक, धनवान, धनाढ्य, निर्धन, धनार्जन। हार, उपहार, आहार, विहार, प्रहार, बहार। वन, उपवन, वनराज, वन मानुष, वन वनवास, वनस्थली। 5वां प्रश्न है बाईं ओर लिखे शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पे अर्थ समझकर हमें वाक्य बनाने। ये है अनेकार्थी शब्द वाले। जैसे जल, जो जल यानी पानी होता है और जल मतलब जलना भी होता है। तो पहले का वाक्य बनाएंगे, नदी का जल बड़ा शीतल था। दूसरा है आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। अगला है स्वर, स्वर यानी आवाज और स्वर मतलब वर्णमाला के स्वर। तो माँ का तेज स्वर सुनकर मैं खेल छोड़कर भागी आई। और दूसरा है वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कविता से छांटो, यानी सर्वनाम शब्द जो कविता में आए हैं वो है सबकी, जिसकी, हम, हमारा, सबसे, सब। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं धरती, सूरज, चांद, गगन। जातिवाचक संज्ञा शब्द आए हैं सुमन, उपवन, मिट्टी, पालनों, किरणें, कली, क्यारी, कांटे और हार। चौथा है विशेषण शब्द, तो एक, हमारी, मीठे, धनी, निर्धन। 5वां है क्रिया शब्द, जैसे जन्मे, मिली, सिंचे गए, पले हुए, झूल झूल कर, खिलाती, नहलाती, खिलकर, हंस हंस कर, बंद कर, जीना, बनना, सीखा। तो यहाँ पे हमारे पाठ के नीचे का व्याकरण खत्म होता है। आशा है आपको कविता और उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।